नमस्कार महोदय, हमारे लिए यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इन 1,500-2,000 परिवारों में रहने वाले कुत्ते की स्थिति का जिसका मैंने वर्णन किया है। उनको पीने के लिए दूध मुहैया होता है, उनको गोश्त उपलब्ध कराया जाता है, उनको तमाम दूसरी चीज़ों का सेवन कराया जाता है, लेकिन आम लोग जिनका मैंने जिक्र किया, जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनके बच्चे, उनका जो बच्चा 5 वर्ष से कम होता है, उनको हम 2 समय दूध उपलब्ध नहीं करा पाते हैं ताकि उनका विकास, उनका मानसिक विकास अच्छे ढंग से हो सके। जब उनका मानसिक विकास अच्छे ढंग से नहीं होता है तो राष्ट्र की प्रगति में उन बच्चों का कोई योगदान नहीं होता। तो इस तरह से हम प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र की प्रगति में कहीं न कहीं अवरोध पैदा कर रहे हैं। इस अवरोध को दूर करने के लिए आवश्यक है कि इस खाई को पाटा जाए। इसलिए मैंने मान्यवर इस बिल को यहाँ प्रस्तुत किया है, इस आशा और उम्मीद के साथ कि इस विधेयक को जो मैंने प्रस्तुत किया है और जिसमें इन सारी बातों का उल्लेख किया गया है, उनको सरकार बहुत गंभीरता से ले और गंभीरता से लेने के बाद निश्चित रूप से इस ढंग से ठोस कदम उठाए जाएं ताकि जो खाई आम आदमी, गरीब आदमी और अमीर जनता के बीच में ज़्यादा बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वह पाटी जा सके। आंकड़ों के माध्यम से हम लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में हमने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, लेकिन ये आंकड़े हम लोगों को संतुष्ट करने वाले आंकड़े नहीं हो सकते हैं। आम आदमी की आंखों से निकले आंसुओं को पोंछने की दृष्टि से इन आंकड़ों का कोई असर नहीं होने वाला है। इसलिए आज इस बात की आवश्यकता है कि योजना आयोग को आप निर्देश दें कि इस प्रकार की योजनाएं बनाएं जिनसे हम इन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएं, ताकि हम जो हमारे विभिन्न नेताओं का लक्ष्य था, वर्तमान सदी में हम विकसित देश के रूप में कहलाएं और हम सम्मान के साथ अपने देश का नाम विदेश में जाकर ले सकें, वह पूरा हो सके। इससे अपने देश के लोगों का जब जिक्र होगा, चाहे हम किसी भी राजनीतिक दल के हों, जब हम प्रतिनिधिमंडलों में बाहर जाएंगे तो हमारे देश में रहने वाले लोगों की बेहतरी का हम वहां जिक्र कर पाएंगे। महोदय, जो महानगर हैं उसमें भी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर मैं दिल्ली का भी जिक्र करूं तो लगभग 53% ऐसे लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में आज भी निवास कर रहे हैं। हमारी सरकार की योजना इस प्रकार की है कि लगभग 47% लोगों को ही हम लोग मकान मुहैया करा पाए हैं। सभापति महोदय, स्वाधीनता के बहुत पहले से ही कांग्रेस दल ने कतिपय कार्यक्रमों को पूरा करने का बीड़ा उठाया था। वास्तव में हमारे नेताओं ने स्पष्ट कर दिया था कि हम केवल विदेशी शासन के विरुद्ध नहीं लड़ रहे थे, बल्कि हमारी लड़ाई सामाजिक बुराइयों, अन्याय, गरीबी और असमानता के खिलाफ भी थी। इसलिए हमारी समाज व्यवस्था को देश की दीर्घकालीन विकास की आवश्यकताओं की उपेक्षा किए बिना सामान्य जनों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करना है। विकास द्वारा लोकतंत्र के सामने एक नई चुनौती प्रस्तुत हुई है। 3 विभिन्न विचारधाराओं ने मिलकर वह धारणा हमें दी है जिसे लोकतंत्र के प्रति भारतीय दृष्टिकोण कहा जा सकता है। एक तो उदारवाद और संसदीय लोकतंत्र का विचार है, जो ब्रिटिश प्रणाली से जन्मा है और जिसके अंतर्गत आती हैं संसदीय संस्थाएं, राजनीतिक दल, स्वतंत्र चुनाव, मूल अधिकार और स्वतंत्रताएं, कानून का शासन आदि, जो हमारी लोकतंत्री प्रणाली के राजनीतिक केंद्र बिंदु हैं। हमारी राजनीतिक प्रणाली के मध्य में स्थित हैं संसद और केंद्र तथा राज्यों में सरकार का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व निर्विवाद है। आधुनिक समाज में स्वतंत्रता के अंतर्गत न तो वैयक्तिकता की असंयमित अभिव्यक्ति को स्वीकार्य माना जा सकता है, न सामाजिक हित और सार्वजनिक कल्याण के विरुद्ध निजी हित और निजी उद्यमों को वरीयता मिल सकती है।
स्वतंत्रता का अभिप्राय है व्यक्ति के अधिकारों और समाज के अधिकारों के बीच लगातार नाजुक संतुलन बनाते रहना। हमारा संविधान और हमारी वास्तविक राजनीतिक गतिविधियां विश्व में अन्यत्र किसी भी संस्थान की अपेक्षा अधिक पूर्ण स्वतंत्रता देती हैं। हमने अखबारों की स्वतंत्रता को स्वीकार किया है, लेकिन हम इस बात को नहीं मानते कि अखबारों की स्वतंत्रता का अर्थ है अखबारों पर उद्योगपतियों के आधिपत्य की स्वतंत्रता, अथवा यह कि संपत्ति के अधिकार को ऐसे प्रगतिशील और आवश्यक सामाजिक कानून बनाने की राह में रोड़े अटकाना चाहिए जिनका उद्देश्य गरीबी और अमीरी के बीच अत्यधिक असमानता को कम करना या आर्थिक स्वाधीनता को बहुसंख्यक जनता के लिए वास्तविक बनाना हो। हमने इन विसंगतियों को दूर करने के लिए उपाय किए हैं। हमने संविधान में संशोधन किए हैं जिससे लोकतंत्र को और ठोस बनाया जा सके। दूसरी विचारधारा है समाजवादी विचारों की, जिसके अंतर्गत सामाजिक लोकतंत्र तथा आर्थिक आयोजन और विकास पर जोर दिया गया है। हमारे स्वाधीनता आंदोलन ने राजनीतिक आज़ादी और लोकतंत्र की व्याख्या सामान्य जन के कल्याण के रूप में की थी। स्वाधीनता के बाद यह व्याख्या हमारी लोकतंत्री पद्धति का प्रमुख तत्व बन गई। वस्तुतः लोकतंत्र का पूरा ढांचा सामाजिक और आर्थिक विकास की पूर्ति के लिए बनाया गया है। यूरोप में लोकतंत्र, जैसा कि उसे जानते हैं, औद्योगिक क्रांति के बाद आया। भारत में लोकतंत्र और उसके साथ स्वतंत्रता की भावना जैसी अनिवार्य सामाजिक सार्वजनिक मांग पहले आई। हमें औद्योगिकरण, आर्थिक विकास तथा प्रमुख कल्याण योजनाओं का संचालन विविध और परस्पर विरोधी दबावों के बीच करना है। इस विचित्र स्थिति के कारण हमारा काम और भी कठिन हो गया है। विराम। दोस्तों, अगर आपसे एक बार में डिक्टेशन नहीं लिखाया, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, डिक्टेशन ज़रूर लिखा जाएगा। अच्छे शब्द हैं, नए शब्द हैं, आप इस डिक्टेशन का बार बार अभ्यास जरूर कीजिएगा, आपको एग्जाम में ज़रूर काम आएगा। चलिए, जल्दी ही मिलेंगे नई डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। विराम।